हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन का भी पालन कर रहे होंगे। तो आइए हम संविधान पर चर्चा करते हैं। तो संविधान का एक टॉपिक है हमारा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे संविधान की कुंजी कहा गया है। तो यहाँ से प्रत्येक परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ हमें मालूम नहीं होते हैं। तो हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी मूवी आती है तो मूवी से पहले ट्रेलर आता है एक। तो मूवी तो होती है हमारी 2 से 3 घंटे की, लेकिन ट्रेलर जो होता है मूवी का वो 2 मिनट का होता है। तो 2 मिनट के ट्रेलर को देख के जैसे हम ये समझ लेते हैं कि ये मूवी इस टॉपिक पर बनी हुई है, उसी प्रकार से प्रस्तावना को पढ़कर, मात्र प्रस्तावना को ही पढ़कर हम ये समझ लेते हैं कि हमारा संपूर्ण संविधान किस प्रकार बना हुआ है, क्या क्या इसमें विशेषता दी गई हैं, कितना इसका क्राइटेरिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान को अगर हम एक मूवी माने तो प्रस्तावना उसका एक ट्रेलर है, क्योंकि इसी से समझ में आता है कि संविधान कैसा बना हुआ है हमारा। तो इसमें हम जो चर्चा करेंगे आज, वो चर्चा ये करेंगे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं शब्दों को आसान भाषा में समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो क्योंकि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है, इसका मतलब है कि जब न्यायपालिका, यानी कि आप सभी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय, संविधान के किसी भाग को परिभाषित करने में अक्षम महसूस करता है, यानी कि वो परिभाषित करने में कठिनाई महसूस करता है, तो उस समय वो प्रस्तावना का ही सहारा लेता है। तो जो हमारी प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरुआत होती है हम भारत के लोग। तो ये जो शब्द है हम भारत के लोग, इसका जो अर्थ होता है वो है कि संविधान की संपूर्ण शक्ति भारत के लोगों में निहित है और भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान का निर्माण कराया है। ऐसे ही इसमें दूसरा शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये जो शब्द है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो अगर हम शब्द से ही देखें तो इसका अर्थ हम समझ सकते हैं। संपूर्ण का होता है मतलब कि पूर्ण रूप से, और संपन्न आप जानते हैं कि सक्षम है। प्रभुत्व मतलब प्रत्येक क्षेत्र में। तो हम कह सकते हैं कि भारत अपने आप में स्वयं एक सर्वोच्च इकाई है तथा उसकी एक स्वतंत्र विदेश नीति है। वह आंतरिक और बाह्य रूप से किसी का आदेश मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि कोई भी देश इसे आदेश दे तो आदेश मानने के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक सर्वोच्च इकाई है और पूर्ण रूप से संपन्न देश है। ऐसे ही इसमें जो अगला शब्द है समाजवाद। तो समाजवादी, क्योंकि ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और अगर प्रश्न ये आता है कि उस समय किसकी सरकार थी, तो माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय। तो इसका अर्थ होता है कि राज्य संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार से करेगा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी उसमें हिस्सेदारी प्राप्त हो। भारत के संविधान के भाग 4 में जिन नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया है वे भी समाजवाद के ही हिस्सा हैं। तो जब हम डीपीएससी पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक,
तो उसमें हम पढ़ते हैं कि राज्य ऐसा करेगा ऐसा करेगा। इसका मतलब है कि राज्य देश के प्रत्येक नागरिक के लिए जो भी योजना बनाएगा या जो भी कार्य करेगा वो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए करेगा और समान रूप से उसे आगे बढ़ाएगा। वैसे ही इसमें अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ का मतलब धर्म से होता है और निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी को भी नहीं मानने वाला। तो इसका अर्थ हम यही समझ जाएंगे कि किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला। तो हम कह सकते हैं संविधान की लैंग्वेज में कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि वह सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। और ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब हमारा अगला शब्द है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र और गणतंत्र, ये दोनों शब्द ही बड़े कन्फ्यूजन करते हैं कि लोक मीन्स व्यक्ति और तंत्र मीन्स होता है शासन। तो लोगों का शासन। और जो गणराज्य है, गण मीन्स भी लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, और राज्य का मतलब आप समझते हैं कि गणराज्य, तो लोगों का राज्य। इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता रहता है। जैसा कि हम कहें कि अगर भारत की तुलना हम ब्रिटेन से करें तो हम कहेंगे भारत भी लोकतंत्र है और ब्रिटेन भी लोकतंत्र है, जबकि भारत गणतंत्र है और ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। तो इसमें क्या अंतर है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम ये समझ लें कि लोकतंत्र, तो हम कह सकते हैं कि लोगों का शासन। तो जनता का शासन जनता के लिए, अर्थात भारतीय लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करते हैं। प्रतिनिधि वही होते हैं जो लोकसभा सदस्य होते हैं या विधान सभा सदस्य होते हैं, जिन्हें भारतीय जनता वोट डालती है। तो उन्हें हम जनता के प्रतिनिधि कहते हैं। और एक शब्द, ये जो नीचे शब्द है गणराज्य, तो इसे हम गणराज्य भी कह सकते हैं और गणतंत्र भी कह सकते हैं। तो जब अगर हम इसे गणतंत्र लिख देंगे तब इन दोनों में जो डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लोग मीन्स भी लोगों का शासन, और गण भी व्यक्तियों को ही कहते हैं, और गणतंत्र, तंत्र में शासन, तो वो भी लोगों का ही शासन है। तो गण का मतलब ये होता है कि भारत का राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी है वो जनता के द्वारा निर्वाचित है। तो गणतंत्र और लोकतंत्र, इसमें यही होता है कि लोकतंत्र में जो सरकार होती है, अगर किसी देश की सरकार, प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना हुआ है तो वो प्रत्येक देश लोकतंत्र है। और जिस देश का राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना हुआ है वो प्रत्येक देश गणतंत्र है। और यदि उस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, बल्कि वंशज द्वारा है या राज परिवार वंशीकरण के द्वारा ही आगे बढ़ता है कि उसका बेटा ही वो बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, तो उसे हम कहते हैं राजतंत्र। तो सीधा सीधा एक शब्द में ये कह सकते हैं कि जहाँ का प्रधानमंत्री चुना जाता हो वहाँ लोकतंत्र, और जहाँ का राष्ट्रपति भी चुना जाता हो वो गणतंत्र। तो अब एक शब्द है, एक लाइन है जिसे हमें पढ़ना है कि 1960 के बेरुवाड़ी केस में न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने 1960 में ये मानने से मना कर दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। इसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं। और फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम एक केस आया, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना को भी संविधान का अंग माना जाना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे
कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया। तो ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 134 के द्वारा मिली हुई है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने किसी भी डिसीजन को, जो उसने डिसीजन पहले दिए हैं, उन्हें बदल सकता है। तो उसे हम कहते हैं, उसे भी हम न्यायिक पुनर्वलोकन कहते हैं। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व में दिए हुए फैसले बदल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत में सब्सक्राइबर और लाइक एंड व्यू की बहुत आवश्यकता होती है। सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे और व्यू ज़्यादा आएंगे तो भाई वीडियो चल पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल पाएगा। और थैंक यू सो मच। तो साथियों, लॉकडाउन का पालन करते रहिए और उम्मीद है कि 3 मई के बाद जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य हो जाएंगी। तो 3 मई तक अपने घरों में रहें और ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना जाएं। थैंक यू सो मच।